नमस्कार साथियों, मैं संदीप ढाका एग्रीकल्चर विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम क्लास 11th के चैप्टर 2 मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने देखेंगे कि मौसम क्या होता है। मौसम जो है उसके बारे में देखेंगे, मौसम क्या होता है। तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं प्रिवार्था, उन्होंने इसकी परिभाषा दी। प्रिवार्था ने मौसम की परिभाषा दी, उसको अपने देखेंगे कि किसी स्थान विशेष की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं कौन कौन सी दशाओं, जैसे तापक्रम, वायु दाब तथा वर्षा आदि के योग को मौसम कहते हैं। क्या बोला प्रिवार्था ने कि किसी स्थान विशेष में, एक पर्टिकुलर स्थान में, एक जगह पर अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं, थोड़े समय के लिए जो वायुमंडल की दशा है, जैसे वहां का तापक्रम, वहां का वायुदाब, वहां पर वर्षा कैसी है, इनका योग क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। ठीक है। जबकि जलवायु अपने देखते हैं, जलवायु जो है वो क्या होगा? ये जो मौसम है, दिन प्रतिदिन के मौसम की दशाओं का समन्वय या सामान्यकरण मौसम किसको कहेंगे? किसी स्थान विशेष की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का योग जो होगा वो क्या कहलाएगा? मौसम कहलाएगा। जबकि जलवायु जो है वो दिन प्रतिदिन के मौसम की दशाओं का समन्वयकरण या सामान्यीकरण, यानी कि जब किसी स्थान पर एक लंबे समय तक एक जैसा मौसम बना रहेगा, एक जैसी मौसम की स्थिति बनी रहेगी, तो हम उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे एक संस्था है WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये WMO जो है पूरे विश्व में इस मौसम विज्ञान की जो शाखा है उस पर नियंत्रण करने का काम करती है WMO। ठीक है। इस संस्था के अनुसार, WMO के अनुसार अगर किसी स्थान विशेष पर 31 वर्षों के मौसम का योग क्या कहलाएगा? जलवायु कहलाएगा। ठीक है। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना जो है वो 1950 में हुई थी। ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है इसका। तो यहाँ पर हमने देखा जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। असल में जलवायु जो है वो मौसम का सम्मिलित रूप है, जबकि मौसम जो है वो जलवायु का एक जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने पर हमें मिलेगा। ठीक है। तो मौसम और जलवायु जो है इसके जो तत्व होंगे, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे वो एक जैसे ही रहेंगे। ठीक है। भारत में इस जो मौसम विज्ञान का संगठन है उसको हम IMD कहते हैं। IMD जिसकी स्थापना जो है
1875 में हुई थी। IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है, वर्तमान मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब अपने देखेंगे कि इस मौसम और जलवायु के जो कारक हैं उनका अपनी खेती के ऊपर, कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मौसम व जलवायु के तत्वों का कृषि पर प्रभाव। हम ये देखने वाले हैं कि अगर मौसम या जलवायु में परिवर्तन होता है तो कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये तत्व देखेंगे, जो तत्व जलवायु के हैं वही मौसम के तत्व कहलाते हैं। सबसे पहला तत्व है सौर विकिरण। क्या है? सौर विकिरण है, यानी कि सौर विकिरण का मतलब है सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं उसको क्या कहेंगे अपने, सूर्य का जो आतपन है उसको क्या कहेंगे अपने, सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है, सौर विकिरण में अपने देखेंगे क्या हो जाएगा, सूर्य से आने वाली विकिरण, या इसको हम सौर आतपन भी कहते हैं, सौर आतपन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम सौर विकिरण में हम देखते हैं कि इस विकिरण की जो क्वालिटी क्या है, कितनी समय तक आ रही है और उसका प्रभाव कितना रह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं सौर विकिरण की सौर विकिरण की गुणवत्ता हम देखेंगे, यानी कि क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ ए सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो हम जब अपने इसमें देखते हैं कि अगर गुणवत्ता में हम देखेंगे किस प्रकार का प्रकाश जो है वो ज्यादा आ रहा है, तो हम देखेंगे कि अगर लाल प्रकाश आ रहा है, लाल प्रकाश जो है वो क्या करता है, लाल प्रकाश जो है पौधे की वृद्धि को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर लाल प्रकाश ज्यादा है सौर विकिरण में तो पौधे की वृद्धि क्या हो जाएगी, ग्रोथ ज्यादा होगी, पत्तियों में से वृद्धि हो जाएगी। जबकि नीली और हरी जो है, नीली व हरी किरणें जो हैं प्रकाश की, नीला व हरा प्रकाश जो होता है वो क्या कर देता है, पत्तियों का विकास क्या कर देता है, पत्तियों का विकास अवरुद्ध करता है। यानी कि पौधा जो भोजन बनाता है वो लाल प्रकाश में ज्यादा बनाता है, जबकि नीले व हरे प्रकाश में कम बनाता है। इसीलिए पौधे का विकास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने पहले पढ़ रखा है कि जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी जो किरणें हैं वो क्या करती हैं, नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। क्या करती हैं, पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालेगी, हानिकारक है प्रभाव डालती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सौर गुणवत्ता है वो सीधा सीधा क्या करती हैं, हमारे जो है कृषि को प्रभावित करती हैं, जो हमारी फसलें हैं उसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इसकी तीव्रता को।
सौर विकिरण जो है उसमें हम देखते हैं प्रकाश की तीव्रता कितनी है। तो प्रकाश की तीव्रता से मतलब क्या है, प्रकाश की तीव्रता से मतलब है कि जो प्रकाश है वो कितना तेज है। तो क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता मतलब तापमान में क्या हो जाएगी, तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तापमान में क्या हो जाएगी, तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब है कि पौधों में क्या हो जाएगा, पौधों में श्वसन क्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। श्वसन क्रिया तेज हो जाएगी। जब प्रकाश तेज होगा, तीव्रता ज्यादा होगी, तो पौधा जो है इसके रिस्पॉन्ड क्या करेगा, O2 की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ज्यादा जरूरत होगी। किसको, पौधे को। क्यों, क्योंकि पौधा तेजी से श्वसन क्रिया कर रहा है तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी। पौधा सजीव है, सजीव का एक लक्षण है कि वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेता है। तो अब जब ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो इसका प्रभाव क्या होगा, प्रभाव ये होगा इसका कि प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। किस कारण से, ऑक्सीजन में तेजी के कारण से। क्यों, क्योंकि पौधा जो ले रहा है ऑक्सीजन या पौधा बना रहा है, उस अधिकांश ऑक्सीजन की खपत कहाँ हो जाएगी, इस यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तापमान के प्रभाव से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने तीव्रता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तीसरा आता है अवधि। तीसरा क्या आएगा, सौर विकिरण में तीसरा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है प्रकाश की अवधि का। किसका पड़ेगा, प्रकाश की अवधि का प्रभाव। प्रकाश की अवधि का प्रभाव। ठीक है, जब प्रकाश जो है कितने घंटे पड़ रहा है पृथ्वी के ऊपर, पौधों पर कितने घंटे जो है प्रकाश रह रहा है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अवधि जो होती है वो पौधों की वृद्धि को प्रभावित करती है, इसके साथ साथ में पुष्पन को भी प्रभावित करती है। वृद्धि के साथ साथ में वृद्धि प्लस पुष्पन दोनों को ही प्रभावित करती है। कौन, प्रकाश की अवधि। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं प्रदीप्ति कालिता। प्रदीप्ति कालिता ये क्या होती है, पौधे जो होते हैं पौधों का प्रकाश की अवधि पौधों का प्रकाश की अवधि के प्रति जो रिस्पॉन्ड होता है, पौधों का प्रकाश की अवधि के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाना। जो प्रकाश की अवधि के प्रति जो प्रतिक्रिया दर्शाते हैं पौधे, उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्ति कालिता कहते हैं। ठीक है, इस प्रदीप्ति कालिता के आधार पर पौधों को 4 पार्ट में बांटा गया है। एक है अलग प्रकाशापेशी पौधे, या इसको हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें प्रकाश की अवधि जो होगी वो 10 घंटे से कम रहेगी। 10 घंटे से कम रहेगी। क्या होगा, जब प्रकाश की अवधि 10 घंटे से कम रहेगी तब इस प्रकार के पौधे क्या करेंगे, पुष्पन क्रिया करेंगे। यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, पुष्प आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उन पौधों को क्या कहते हैं, अलग प्रकाशापेशी कहते हैं या अल्पकालिक पौधे भी
कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण अपने देखेंगे तो जितने भी उष्णकटिबंधीय पौधे हैं, उष्णकटिबंधीय पौधे कौन कौन से हैं, जैसे धान है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, तंबाकू, सोयाबीन, ये सारे जो पौधे हैं, या मूंग है ना, इन सभी पौधों को हम क्या कहेंगे, अलग प्रकाशपेशी पौधे कहेंगे। इन पौधों के लिए क्या होगा, वानस्पतिक वृद्धि के समय तो लंबा दिन चाहिए होगा, लंबा यानी कि गर्म दिन जो होते हैं यहाँ पर अपने, तो लंबे दिन में क्या होगा, ये पौधे जो है वानस्पतिक वृद्धि करेंगे। और जैसे जैसे दिन की अवधि, प्रकाश की अवधि कम होती जाती है, 10 घंटे से कम हो जाती है, तब ये पौधे क्या करते हैं, अपनी पुष्पन क्रिया प्रारंभ कर लेते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे, अल्पकालिक पौधे या अल्प प्रकाशपेशी या फिर शॉर्ट डे प्लांट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट मतलब दीर्घकालिक पौधे। दूसरा जो है वो है इसमें दीर्घकालिक पौधे, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, इन पौधों में क्या होगा, शुरुआत में जब वानस्पतिक वृद्धि करेंगे तो इनको छोटे दिन चाहिए होंगे, लेकिन जैसे ही पुष्पन का टाइम आएगा उनको लंबी अवधि का प्रकाश चाहिए होगा। यानी कि प्रकाश की अवधि जो रहेगी वो 14 घंटे चाहिए होंगी। यानी कि इनको पुष्पन के लिए लंबे दिनों की आवश्यकता पड़ती है। इसके उदाहरण अगर हम देखें, एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ पर जितने भी शीतकटिबंधीय पौधे हैं, जैसे गेहूं है, जई है, सूरजमुखी है, ये सारे पौधे होंगे वो क्या है, दीर्घकालिक पौधे। ठीक है, इसी में तीसरा आता है मध्यवर्ती कालिक पौधे। यानी कि मध्यवर्ती कालिक पौधे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्रकाश की जो अवधि होगी वो 12 से 14 घंटे के बीच रहेगी। 12 से 14 घंटे के बीच रहेगी। अगर 12 घंटे से कम है तो भी पुष्पन क्रिया नहीं करेगा, 14 घंटे से ज्यादा है तो भी पुष्पन क्रिया नहीं करेगा। तो इस प्रकार का जो पौधा है उसका उदाहरण है गन्ना। तो गन्ने में पुष्पन की क्रिया जो होती है, पुष्पन की क्रिया को क्या कहते हैं, एरोइंग कहते हैं। पुष्पन की क्रिया को क्या कहते हैं, एरोइंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एरोइंग की क्रिया होती है, ये जो है जनवरी के आसपास स्टार्ट होती है। उस समय हमारे यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश जो है वो 12 घंटे उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि छोटे दिन होते हैं। तब इस जो है गन्ना का जो है ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कहां पर रखा गया है, कोयम्बटूर में। कहां पर है, कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में है। क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, इस समय जब गन्ना पकाव में होता है और पुष्पन क्रिया करना होता है, उस समय प्रकाश की अवधि 12 से 14 घंटे के बीच होती है। तो इसीलिए इसका जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ रखा गया है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में रखा गया है। ठीक है, और पुष्पन की क्रिया क्या कहलाएगी, एरोइंग कहलाएगी। ठीक है, इसमें भी आगे अपने देखेंगे कि एक और भी आता है
कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो इस प्रकाश की अवधि के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रकाश कितने घंटे रह रहा है, उनको समय पर क्या होता है पुष्पन क्रिया करनी होती है और वो उस अवधि का इंतजार किए बिना ही पुष्पन क्रिया कर लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि दिवस निष्प्रभावी पौधा, दिवस निष्प्रभावी पौधा, यानी कि इनके ऊपर कोई भी प्रकाश की अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कपास है, टमाटर है, मटर है, मिर्च है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो कभी भी अपनी जो है पुष्पन क्रिया प्रारंभ कर लेते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? डे न्यूट्रल प्लांट कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था क्या? सौर विकिरण, ठीक है। सौर विकिरण में हमने क्या क्या पढ़ा है? सौर विकिरण में हमने पढ़ा है कि विकिरण की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, जो सौर विकिरण आ रही है उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, वो कितने टाइम तक आ रहा है, उसकी अवधि क्या है और उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है, ठीक है। ये तीनों चीजें किसमें आती हैं? सौर विकिरण में आती हैं, ठीक है। सौर विकिरण के बाद में हम देखेंगे वायुमंडलीय तापमान। वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडलीय तापमान से मतलब ये है कि जितनी भी हमारी फसलें हैं वो सारी वायुमंडल में जो तापमान होता है, हमारा तापक्रम जो होता है उससे क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तापमान होता है। एक सारणी के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास में दो प्रकार की फसलें हैं, एक है शीतकालीन और एक है ग्रीष्मकालीन। एक फसलें हैं शीतकालीन और दूसरी फसलें हैं ग्रीष्मकालीन, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इन फसलों के लिए तीन प्रकार की जो तापमान का प्रास है वो निर्धारित किया गया है। एक तापमान है जो न्यूनतम होता है, यानी कि उस तापमान से कम तापमान होने पर, कौन सा है? न्यूनतम तापमान है, यानी कि इससे कम ताप होने पर फसल की वृद्धि रुक जाएगी। तो शीतकालीन फसलों के लिए ये न्यूनतम तापमान होता है वो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि यही ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए न्यूनतम तापमान 12 से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। ये न्यूनतम तापमान है, इससे कम तापमान होने पर क्या होगा? फसल की वृद्धि रुक जाएगी। जबकि इष्टतम तापमान जो होता है वो तापमान होता है जिस पर पौधे की वृद्धि जो है वो सबसे ज्यादा होती है, पौधे की वृद्धि जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर शीतकालीन फसलों के लिए ये तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए 30 से लेकर के 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जबकि उच्चतम तापमान जो है तापमान की जो ऊपरी सीमा है वो शीतकालीन फसलों के लिए 30 से 38 डिग्री है और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए 45 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम क्या कहते हैं? तापमान परास कहते हैं, न्यूनतम से अधिकतम के बीच में। इसका मतलब ये है कि शीतकालीन फसलों के लिए न्यूनतम 0 से 5 डिग्री और अधिकतम 30 से 38 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। इसके बीच में ही हम ये फसल जो है शीतकालीन फसल ले सकते हैं। अगर तापमान 40 डिग्री या 38 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो हमारी उपज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी प्रकार से 5 डिग्री या 0 से 5 के बीच में है या उससे कम हुआ तो वहाँ पर भी हमारी फसल को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। जबकि ग्रीष्मकालीन फसल के लिए न्यूनतम तापमान 12 डिग्री है, अधिकतम जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसके बीच में रहेगा। अब हम इसको इष्टतम तापमान को अधिकतम वृद्धि बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? ये है अधिकतम वृद्धि बिंदु। क्यों है?
क्योंकि इस समय जो है फसलें जो हैं अपनी पूरी जो है क्षमता से जो है बढ़ती हैं और उत्पादन भी सबसे अच्छा होता है। तो इस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, पौधे की अधिकतम वृद्धि होती है। ठीक है, जबकि ये न्यूनतम तापमान से नीचे जाने पर और उच्चतम तापमान से अधिक जाने पर इसको हम क्या कहते हैं, प्रधान आधारभूत बिंदु कहते हैं। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, प्रधान आधारभूत बिंदु कहेंगे। किसको, न्यूनतम तापमान और उच्चतम तापमान को हम क्या कहेंगे, प्रधान आधारभूत बिंदु कहेंगे। जबकि इष्टतम तापमान को हम क्या कहेंगे, अधिकतम वृद्धि बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इनका हमारी फसलें जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान अधिक हो, कम हो या इष्टतम हो तो हमारी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इष्टतम पर तो क्या होगा, अधिकतम वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन न्यूनतम हो जाए या अधिकतम हो जाए तब क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो अब हम देखेंगे। तो वायुमंडलीय तापमान का पौधों पर प्रभाव, वायुमंडलीय तापमान का पौधों पर प्रभाव हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रभाव हम देखते हैं वो है अंकुरण। अंकुरण में कमी हो जाएगी। कब हो जाएगी कमी, जब शीतकालीन फसल में ये तापमान जो है 0 से 5 डिग्री तक आ जाएगा, जबकि ग्रीष्मकालीन फसलों में ये 15 से 16 के बीच में रहेगा। तो क्या हो जाएगा, अंकुरण में कमी। तो इष्टतम तापमान, जैसे गेहूं के लिए जो है इष्टतम तापमान है अंकुरण के लिए, है ना, वो है 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस पर क्या होगा, गेहूं का अंकुरण क्या होता है, अच्छा होता है। तो अंकुरण में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कब, जब ये तापमान जो है वो एक लिमिट से कम हो जाए या एक लिमिट से ज्यादा हो जाए। ठीक है, दूसरा प्रभाव पड़ेगा CO2 उद्ग्रहण में कमी आ जाएगी। अब CO2 आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होती हैं क्या, CO2, है ना। तो पौधे क्या करेंगे, जब तापमान ज्यादा होगा तो एक सीमा तक तो CO2 को वो धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, CO2 जो है वो पौधा लेना क्या कर देगा, कम कर देगा या फिर उस एक लिमिट तक ही लेगा। जबकि इस दौरान श्वसन क्रिया जो होती है वो तेज हो जाती है। श्वसन क्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो पौधे में इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ज्यादा तापमान होगा तो प्रकाश संश्लेषण में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, कमी होने पर क्या होगा, पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी। पत्तियां क्या हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी। किस कारण से, हरित लवक की कमी के कारण क्या हो जाएगा, हरित लवक जो है, हरित लवक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उस कारण से प्रकाश संश्लेषण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पौध वृद्धि पर प्रभाव। पौध वृद्धि पर प्रभाव, जो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि जो होती है, जो ग्रोथ होती है, वो क्या होगी, इष्टतम तापमान पर ज्यादा होती है, जबकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। किसमें, पौध वृद्धि में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है पत्तियों का आकार जो है, पत्तियों का आकार जो है वो कैसा रह जाएगा, वो छोटा रह जाएगा। जब तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा, पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं मृदुविद्युत जो पौधे होते हैं जो ज्यादा तापमान में रहती हैं, उनकी पत्तियां धीरे धीरे छोटी होकर के कांटे नुमा हो जाती हैं। तो जितना जो है मौसम ठंडा रहेगा
तापमान कम रहेगा, पत्तियों का साइज उतना ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपने देखते हैं रोगों का प्रकोप। रोगों का प्रकोप किस प्रकार का रहेगा। तो तापमान जब ज्यादा होता है, मौसम शुष्क रहता है, तो कवक जनित रोग जितने भी हैं वो कम होंगे। क्या होंगे, कवक जनित रोग क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर मौसम जो है ठंडा रहेगा, बादल युक्त रहेगा, तब क्या होगा, तब होगा ये कि कवक जनित रोग ज्यादा लग जाएंगे और कीटों का प्रकोप भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कीट भी ज्यादा लगेंगे। हरा तेला जिसकी समस्या होती है, बादलवाई जब होती है तो हरा तेला जो है ज्यादा लगता है। इसी प्रकार से कवक जनित रोग भी ठंडे मौसम में या फिर जो बादलवाई होती है उसमें नमी जब ज्यादा होती है तो कवक जनित रोग भी ज्यादा लगेंगे। ठीक है, इस प्रकार से और अपने देखेंगे वर्दी तत्व जो होते हैं, वर्दी तत्व जो होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हार्मोन जिनको अपने वर्दी तत्व कहते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जैसे जिब्रेलिन्स हैं, ऑक्जिन्स हैं, साइटोकाइनिन है। ये क्या करेंगे, पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं। जबकि एफसीसी कमल जो है उसमें क्या आ जाएगा, एफसीसी कमल में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कब, जब अपने पास में जो है इष्टतम तापमान हो। इष्टतम तापमान पर क्या होगा, अधिकतम होगा। इष्टतम तापमान पर क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन जिसको अपने कहते हैं जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये क्या हो जाएंगे, ज्यादा बनेंगे तो पौधे की जो है साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, पत्तियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, हाइट ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तापमान में जो है पौधे पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता से मतलब है वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, वायुमंडलीय आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, इसके जो स्रोत हैं वो हैं वाष्पोत्सर्जन व वाष्पीकरण से प्राप्त नमी। जो नमी वायुमंडल में पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा छोड़ी जाती है और भूमि से जो ताप के द्वारा जो वाष्प बनकर उठती है वाष्पीकरण के रूप में, उसमें जो जल वाष्प होती हैं वो दोनों मिलकर के क्या बना लेती हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता बना लेती है। ठीक है, ये वायुमंडलीय आर्द्रता दो प्रकार की होती है। एक होती है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, तो निरपेक्ष आर्द्रता में क्या होगा, वायुमंडल के इकाई आयतन में, वायुमंडल के इकाई आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाएगी, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाएगी। एक इकाई आयतन में, वो इकाई आयतन कैसा भी हो सकता है, वो घन फीट में हो सकता है, घन मीटर में हो सकता है, घन सेंटीमीटर में हो सकता है। इसको किस में नापते हैं, अपने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, या इसको हम ग्राम प्रति घन मीटर में भी नाप सकते हैं, या फिर ग्राम प्रति घन फीट इसमें भी नाप सकते हैं। यानी कि एक इकाई आयतन है जो, यानी कि एक घन सेमी में उपस्थित है जल वाष्प की मात्रा कितने ग्राम जल वाष्प है, या एक घन मीटर में कितनी है, या एक घन जो है फीट में
कितनी जो है जल वाष्प है उसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है इसका उसको हम कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता, या हम इसको अपेक्षित आर्द्रता भी कहते हैं, अपेक्षित आर्द्रता भी कहते हैं। ये जो होती हैं ये प्रायोगिक विधि है। ठीक है, प्रयोगशाला में काम में ली जाने वाली हैं, प्रयोगशाला में काम आती है ये। ठीक है, कौन सी, सापेक्ष आर्द्रता या अपेक्षित आर्द्रता। इसको हमेशा किस में प्रदर्शित करते हैं, इसको हमेशा किस में प्रदर्शित करते हैं, प्रतिशत में, प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। सिंपल मेथड है, निरपेक्ष आर्द्रता है, किसी एक क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आयतन में कितनी जल वाष्प की मात्रा है वो हो गया निरपेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता जो है ये प्रायोगिक विधि है, यानी कि प्रयोगशाला में काम में आने वाली विधि है। इसको हमेशा किस में है, प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अपने इसको देखेंगे, इसका सूत्र देखेंगे। अगर हम अपेक्षित आर्द्रता को सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा, तो ये है वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा और उसी ताप पर वायु की जल ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100। ठीक है, तो क्या होगा, अपेक्षित आर्द्रता मतलब वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, कितनी जल वाष्प है, और उसी ताप पर वायु की जल ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि अधिकतम कितनी आर्द्रता को ग्रहण कर सकता है वो हो गई। दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अपेक्षित आर्द्रता कहलाता है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा है, इसी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो सूत्र है वो भी हम लिख सकते हैं। ये हो गया वास्तविक वायु दाब, और इसके बटा में आ जाएगा संतृप्त वायु दाब इंटू 100। तो ये या तो ये सूत्र लिख सकते हैं अपने, या फिर ये सूत्र भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीकों से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात कर सकते हैं। दोनों का मतलब वही है। निरपेक्ष आर्द्रता को अगर हम उसी ताप पर उस वायु की अधिकतम जल ग्रहण करने की क्षमता या अधिकतम आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता से कंपैरिजन करेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपेक्षित आर्द्रता कहेंगे। या फिर हम क्या कहेंगे, वास्तविक वायु दाब, ये भी क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता है। और संतृप्त वायु दाब मतलब उस वायु की अधिकतम जल ग्रहण करने की क्षमता कितनी है वो इंटू 100 क्या कहलाएगा। इसको हमेशा किस में प्रदर्शित करते हैं, प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। जब किसी चीज को अपने 100 से गुना करते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, प्रतिशत में आएगा। ठीक है, तो ये हो गई क्या, आर्द्रता के दो प्रकार। अब अपने देखेंगे कि ये जो आर्द्रता है ये अपने फसलों को या जो पेड़ पौधे हैं उनको कैसे प्रभावित करती हैं। तो वायुमंडलीय आर्द्रता का
प्रभाव देखने जा रहे हैं अपने पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो फसलों पर अगर हम प्रभाव की बात करें क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहला जो प्रभाव अपने देखते हैं अलग अलग चीजों पर। तो सबसे पहले मान लो रोगों का जो प्रकोप है, रोगों के प्रकोप की बात की जाए अगर, तो क्या होगा, अधिक आर्द्रता पर क्या हो जाएगा, अगर वायुमंडल में आर्द्रता अधिक है, अधिक आर्द्रता पर रोगों का प्रकोप भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। प्रकोप क्या होगा, अधिक होगा। अगर वायुमंडल में आर्द्रता अधिक है तो रोगों का प्रकोप भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके साथ में इसका क्या है, सकारात्मक संबंध है। दूसरा जो है रोग के साथ साथ में अगर हम देखें पत्ती का आकार, पत्ती का अगर आकार देखना है तो हम ये देखेंगे कि आर्द्रता अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगी, अधिक होने पर पत्ती का आकार बड़ा, पत्ती का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आर्द्रता कम है, किसी क्षेत्र में आर्द्रता अगर कम है तो पत्ती का आकार छोटा होगा, पत्ती का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से पोषक तत्वों की बात की जाए अगर, पोषक तत्व जो होंगे वो इसके साथ में हमेशा क्या होता है, नेगेटिव संबंध होता है। ठीक है, आर्द्रता अधिक होगी, आर्द्रता अगर अधिक होगी तो पौधा जो है पोषक तत्व कम ग्रहण करेगा, पोषक तत्व कम ग्रहण करेगा। क्यों कम ग्रहण करेगा, इसके पीछे एक रीजन है कि बाहर की अगर आर्द्रता अधिक है तो जो पत्ती है उसका तापमान नहीं बढ़ेगा और पौधा जो है अपनी वाष्पोत्सर्जन क्रिया है वो कम कर देगा। वाष्पोत्सर्जन कम करेगा तो नीचे से जड़ों से पानी का जो इनटेक है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपको पता है पोषक तत्व हमेशा क्या होते हैं, जल के साथ घुलकर आते हैं, तो पोषक तत्वों का ग्रहण भी क्या हो जाएगा, इसके साथ में कम हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण देखते हैं अपने, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अधिक आर्द्रता पर प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, कम होगा। अधिक आर्द्रता पर प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा।